आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए शनिवार 14 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारत सरकार बीमारियों से पीड़ित 12 वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन शीघ्र ही आरंभ कर सकती है। हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ बच्चों को फिलहाल इसका लाभ मिलने की आशा नहीं है। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर सरकार को एडवाइस देने वाली कमेटी के अनुसार इस समय देश में 40 करोड़ बच्चे हैं। सभी का वैक्सीनेशन आरंभ किया जाता है तो पहले से चल रहे 18 वर्ष की आयु से अधिक वालों का वैक्सीनेशन प्रभावित होगा। पहले वयस्कों का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में देश में फिर वैसी ही स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जब लोगों को अस्पताल में बेड के लिए भटकना पड़ा था। बच्चों के वैक्सीनेशन पर कमेटी ने राय दी है कि अभी 12 वर्ष से ज्यादा आयु के उन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। कमेटी का मानना है कि प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसके वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आतंकियों के एक बड़े हमले की योजना को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। शनिवार को जम्मू पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वे ड्रोन से गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करने और कश्मीर घाटी में जैश के सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचाने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा आतंकवादियों का 15 अगस्त को वाहन आईईडी धमाका करने का प्लान था। वे देश के अन्य हिस्सों में महत्वपूर्ण स्थानों की रैकी करने में भी लगे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने सबसे पहले पुलवामा निवासी आतंकी मुंतजिर मंजूर उर्फ सैफुल्लाह पुत्र मंजूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया। वह आतंकवादी संगठन जैश का एक सदस्य है। उसके पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 8 लाइव राउंड और 2 चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। उसके पास से कश्मीर घाटी में हथियार ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उसका ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। उससे पूछताछ के बाद जैश के 3 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों ने राम मंदिर की भी रेकी की थी। गिरफ्तार हुए जैश के आतंकी इजहार खान उर्फ सोनू खान ने खुलासा किया कि पाकिस्तान में बैठे कमांडर मुनाजिर उर्फ शाहिद ने उसे अमृतसर के पास से हथियार इकट्ठा करने के लिए कहा था जिसे ड्रोन से गिराया जाना था। उसे जैश ने पानीपत तेल रिफाइनरी की रेकी लेने के लिए भी कहा था, जो उसने किया और पाकिस्तान को वीडियो भेजे थे। फिर उन्हें अयोध्या में राम जन्मभूमि की रेकी करने का काम सौंपा गया, लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद किए जाने के कारण उत्पन्न हुए विवाद के लगभग 1 सप्ताह बाद इस माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ने शनिवार को राहुल गांधी, पार्टी और उसके कई वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट को बहाल अर्थात अनलॉक कर दिया। इसके साथ ही ट्विटर ने स्पष्ट किया है कि कथित दुष्कर्म एवं हत्या मामले की पीड़िता बच्ची के परिवार से तस्वीरें उपयोग करने से संबंधित सहमति पत्र सौंपे जाने के बाद राहुल गांधी एवं अन्य नेताओं के अकाउंट बहाल किए गए हैं, लेकिन इन तस्वीरों वाले ट्वीट को रोके रखा जाएगा क्योंकि ये भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके अंतर्गत सरकार ने राष्ट्रगान.इन वेबसाइट लॉन्च की है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगान गाकर उसे अपलोड कर सकता है। ऐसा करने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस वेबसाइट की जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि किस तरह से राष्ट्रगान गाकर प्रमाण पत्र हासिल किया जा सकता है, लेकिन उनकी यह कवायद यूजर्स को कुछ खास रास नहीं आई। प्रमाण पत्र के नाम पर यूजर्स ने
पूर्व कानून मंत्री से कहा कि हमें अपनी देशभक्ति के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बैंक से हजारों करोड़ रुपए लेकर कई वर्ष से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या का किंगफिशर हाउस आखिरकार नीलाम हो ही गया है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बेंगलुरु ने किंगफिशर हाउस को 52 करोड़ रुपए में बेच दिया है। यह किंगफिशर हाउस विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का मुख्यालय था। डेट ट्रिब्यूनल किंगफिशर हाउस की बिक्री के लिए वर्ष 2016 से नीलामी का आयोजन कर रही थी, लेकिन उसे 4 वर्ष बाद इसकी बिक्री में सफलता मिली है। इस दौरान 8 बार नीलामी के आयोजन किए गए जो असफल रहे। 9वीं बार नीलामी में इस किंगफिशर हाउस की बिक्री हो पाई है। हालांकि 2016 में पहली नीलामी के रिजर्व प्राइस 135 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी कम प्राइस में इसकी बिक्री हो पाई है। इस संपत्ति की वास्तविक कीमत 150 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। हैदराबाद की सैटर्न रियल्टर्स ने 52.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसे खरीदा है। इस नीलामी में किंगफिशर हाउस का रिजर्व प्राइस 52 करोड़ रुपए रखा गया था। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर की 23,000 शालाओं और सैकड़ों सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सभी सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा वे शैक्षणिक संस्थान जो कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिए गए हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए पिछले 10 दिनों से काम कर रहे हैं। सरकार ने ध्वज संहिता पर एक परिपत्र जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले कानूनों और दिशा निर्देशों का एक सेट है। सभी शालाओं में इसका पालन अनिवार्य है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोविड के कारण सभाओं की सीमा में भी ढील दी गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना का कहर अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि अब पंजाब में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट हो या फिर उन्होंने कोरोना के विरुद्ध लड़ने वाली वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो। पंजाब सरकार ने अपने आदेश में प्रशासन से कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। विशेषकर जो लोग हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाए, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। पंजाब सरकार का यह आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा। अफगानिस्तान के कंधार सहित 19 प्रांतों पर कब्जा कर चुका तालिबान अब काबुल एयरपोर्ट से भी सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने भारत को भभकी दी है कि यदि भारत ने अफगानिस्तान में सेना भेजी तो अच्छा नहीं होगा। अफगानिस्तान में दूसरे देशों की सेनाओं का हाल आप देख चुके हैं, इसलिए ये मसला एक खुली किताब है। इधर भारत भी दो टूक कह चुका है, अफगानिस्तान में ताकत के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। भारत के अलावा जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने अफगानिस्तान में हिंसा और हमले तुरंत रोकने की अपील की है। तालिबान ने शनिवार की सुबह पख्तिया प्रांत की राजधानी शरना पर कब्जे का दावा किया है। यहां भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि यहां भीषण लड़ाई के बाद कब्जा हुआ है।
तालिबान के प्रवक्ता ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों और यहां की योजनाओं में जो सहायता की है वह अच्छा है। अफगानिस्तान के पख्तिया में गुरुद्वारे से निशान साहिब का झंडा हटाने की घटना पर तालिबान प्रवक्ता का दावा है कि झंडा सिख समुदाय ने स्वयं ही हटाया था। प्रवक्ता ने कहा कि जब हमारे सुरक्षा अधिकारी वहां गए तो सिख समुदाय ने कहा कि कोई झंडे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमने उन्हें भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने झंडा फिर से लगा दिया। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से शनिवार 14 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 16 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।